मेरी नज़र में एस्ट्रोलॉजी एक जीपीएस की तरह है जो आपको डायरेक्शन देती रहती है। हमारी संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने ये एस्ट्रोलॉजी का निर्माण इसीलिए किया कि उससे भूतकाल या वर्तमान को देखकर भविष्य को थोड़ा सा हम एनालाइज कर सकें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्रिटिकल माइंडसेट के साथ आते हैं कि कैसे कोई प्लैनेट हमारी शादी या हमारे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। देखिए, हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, लेकिन आप ये देखेंगे कि 15 अगस्त से एक दिन पहले पाकिस्तान बना 14 अगस्त को अपनी आज़ादी मनाता है। लेकिन हम 15 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं? ये एक दिन का वेरिएशन कहाँ से आ गया? माउंटबेटन तो एक ही टेबल पे बैठे थे, साइन कर सकते थे। उस टाइम के महान जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम 14 अगस्त को आज़ादी नहीं लेंगे क्योंकि मुहूर्त अच्छा नहीं है। हमने अपने देश की आज़ादी सिर्फ मुहूर्त में ली। हमने 00:01 टॉरस लगन के अंदर में भारत की आज़ादी ली और सुबह 7:30 बजे, जो कि आज भी सिंह लगन में झंडा फहराया जाता है। इसी वजह से देखिए, मुहूर्त में आज हम कहीं ना कहीं तो बहुत ऊपर है पाकिस्तान से। 2025 सारी राशियों के लिए कैसा जाएगा? एक्चुअल में क्या है, 2025 एक बहुत अच्छा साल है। जैसे मेष राशि वालों के लिए ये साल अच्छा रहेगा। टॉरस लगन के लिए जो लोग होंगे, मिथुन राशि वाले भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। कर्क राशि वाले थोड़ा सा परेशान रहेंगे। ग्रहों का क्या इन्फ्लुएंस रहेगा? कई लोगों का ऐसा होता है कि भाई कुंडली में इतने राजयोग दिख रहे हैं, इतने धन योग दिख रहे हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। पता चला उस प्लेनेट की दशा चली जो नीच का। देखिए, ग्रहों से ऊपर एक और चीज होती है। सारे कपल्स या फिर बच्चे अपनी कुंडली खुद ही मिला लेते हैं। आप गुणों को वैल्यू ना दीजिए। कंप्यूटर या नेट आपको ये तो बता देगा आपके कितने गुण मिलते हैं। जो नहीं मिले उसका क्या साइड इफेक्ट रहेगा, ये भी तो देखना है ना आपको। कैसे पता लगाएं कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर सच में सही है? कैसे कोई स्टार्स एंड प्लैनेट्स ऑलरेडी हमारा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं? अगर हमारे जीवन में क्या होगा ये पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है, तो फिर कर्म का क्या मतलब बनता है? Well, everybody, welcome to our very first and very special Astrology 101 conversation with India's leading astrologer दीपक कुमार सर, जिनके खून में ही एस्ट्रोलॉजी है, जो उनके दादा परदादाओं से वो ये विद्या सीख कर आए हैं और उनके पास 30 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एंड वो बॉलीवुड और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के चहीते एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं जानती हूँ कि भारत देश में बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एस्ट्रोलॉजी को डाउटफुल नज़र से या फिर इरैशनल माइंडसेट से परसीव करते हैं। तो मैंने ये कॉन्वर्सेशन एक बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से साइंटिफिक लेंस के साथ डील की है। अगर हमारे जीवन में हमारा बर्थ चार्ट एक हमारी कुंडली ही हमारे लिए रोड मैप का काम करती है, तो फिर तो हमें एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, राइट? 2025 में सारी राशियों के लिए ये साल कैसा जाने वाला है, सब राहु और शनि से इतना आखिरकार डरते क्यों हैं, और ये भी बात की है कि जिन राशियों की 7:30 शुरू हो रही है उनका साल कैसा जाएगा। और इसके साथ साथ एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पे बात हुई है कि जो लोग लव मैरिज करते हैं और उनकी कुंडलियां नहीं मिलती या फिर वो नहीं मिलवाते, तो क्या उनका डिवोर्स हो जाएगा? ये एक बहुत ही रोमांचक कॉन्वर्सेशन होने वाली है। प्लीज़ पुट योर प्लग्स टुगेदर फॉर एन एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, सिंपल एंड मज़ेदार एस्ट्रोलॉजी कॉन्वर्सेशन। दीपक कुमार रतन सर, आपका होकस पोकस में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सर। कैसे हो आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी, थैंक यू। सर, मुझे ये बताओ कि एस्ट्रोलॉजी ने आपको चुना या आपने एस्ट्रोलॉजी को चुना? देखिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जन्म होते हैं ना, वो पुनर्जन्मों के ऊपर ही आधारित होते हैं। तो मेरा एक ऐसे घर में जन्म हुआ है जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी और पंडिताई जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मेरी नज़र में एस्ट्रोलॉजी एक जीपीएस की तरह है जो आपको डायरेक्शन देती रहती बिल्कुल है। बिल्कुल। बट यहाँ पे मेरी इस कॉन्वर्सेशन को पूरी शुरुआत करने से पहले मेरी एक इंटेंशन इस पॉडकास्ट की ये है कि इस पॉडकास्ट को 2 तरह के व्यक्ति देख रहे होंगे। एक जो एस्ट्रोलॉजी की अलाइनमेंट में है, जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास रखते हैं और उन्हें समझ आती है, उन्हें इंटरेस्ट है और वो देखेंगे। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो कर्म प्रधानता पे ज़्यादा मानते हैं और जो एक क्रिटिकल माइंडसेट के साथ आते हैं कि कैसे कोई प्लैनेट हमारी शादी या हमारे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि कौन गलत है कौन सही, बट दोनों तरीके के सोच वाले व्यक्ति इस पॉडकास्ट को कंज्यूम करेंगे। तो आप उन नॉन बिलीवर्स को भी ध्यान में रखते हुए ये एक पॉडकास्ट हम करेंगे कि हम उनको
ये नहीं कि बिलीव करवाएं, बट हम उनके लिए भी टैक्टिकल साइंटिफिक आंसर्स दें कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि मैं अगर आगे बढ़ने से पहले ये भी बताना चाहूँगी कि मैं भी पहले ऐसी ही थी कि हाँ, मेरे को पता है कि ये कोई विद्या है, बट मैं भी कर्म प्रधानता को ज़्यादा मानती थी कि आपके कर्म ही सब कुछ होते हैं। बट फिर मेरी ज़िंदगी में भी चीज़ें ऐसी ऐसी घटी जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कर्म सब कुछ होते हैं, मगर सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। और अगर मेहनत तो वैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट ऐसा क्यों होता है किसी को बहुत ज़्यादा शोहरत मिलती है, किसी को बहुत ज़्यादा फेम मिलता है, या अचानक से किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मेरे पापा ने मुझे ये समझाया कि प्रारब्ध और आपके कर्म और एस्ट्रोलॉजी, बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, इन सब का मिश्रण करके आपकी ज़िंदगी बनी है। देखिए, हमारा देश है इंडिया, भारत। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। जी। लेकिन आप ये देखेंगे कि 15 अगस्त से एक दिन पहले पाकिस्तान 14 अगस्त को अपनी आज़ादी मनाता है। जी। लेकिन हम 15 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं? ये एक दिन का वेरिएशन कहाँ से आ गया? माउंटबेटन तो एक ही टेबल पे बैठे थे, साइन कर सकते थे भी, चलो ठीक है मैं आज़ादी दे देता हूँ। लेकिन उस टाइम पे क्या, हमारे जो कुछ उस टाइम के महान जो लोग थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम 14 अगस्त को आज़ादी नहीं लेंगे क्योंकि मुहूर्त अच्छा नहीं है। हमने अपने देश की आज़ादी सिर्फ मुहूर्त में ली है। हमने 00:01 टॉरस लगन के अंदर वृष लगन में भारत की आज़ादी ली, और सुबह 7:30 बजे, जो कि आज भी सिंह लगन में झंडा फहराया जाता है। 7:30 बजे सिंह लगन में झंडा फहराया जाता है। अच्छा। इसी वजह से देखिए, मुहूर्त में आज चाहे हमारे जो मिनिस्टर्स हैं जैसे भी रहे, लेकिन आज हम कहीं ना कहीं तो बहुत ऊपर है पाकिस्तान से, और आज बहुत नाम भी है हमारा देश का। मैं अभी कई कंट्रियों में टूर करके आया हूँ, तो लोगों को पता चलता था कि ये भारत से हैं, हिंदुस्तान से हैं। और ऊपर से कई बार क्या होता था कि उनको ये भी पता चलता था बातों बातों में कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो वो हमेशा ये होता था कि सर प्लीज कैन यू हेल्प अस फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। तो ये मेरे से बोलते थे, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता था कि यार हम हिंदुस्तान जैसे देश से हैं, और हम इस विद्या से और हिंदू धर्म में पैदा होकर अपनी विद्या को आगे आगे इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जा रहे हैं। अब हमारे देश में कुछ त्यौहार भी मनाए जाते हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजिकली मनाए जाते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं है। जैसे बहुत मेन त्यौहार हैं हमारे 3-4, जैसे मकर संक्रांति आ गया, लोहड़ी आ गया, या फिर बैसाखी आ गया। अब आप पंजाब की तरफ जाएंगे तो बैसाखी का बहुत महत्व है। दूसरे राज्यों में भी मनाया जाता है, किसी और नाम से, किसी और नाम से। लेकिन क्यों मनाया जाता है? अगर आप नॉर्मल किसी पंजाबी बंदे से पूछ ले भाई बैसाखी किस लिए मनाई जाती है, तो वो पता क्या आंसर देता है कि जी फसलें पक गई हैं और फसलें काटनी है, बस इसीलिए बैसाखी हमारा पहचान है। वो ऐसा नहीं होता। जैसे मैं आपको, मकर संक्रांति पहले आती है, या लोहड़ी उससे भी एक दिन पहले होती है। तो क्यों मनाई जाती है? क्योंकि अब ये नॉन बिलीवर्स के लिए एक लेसन है, और बिलीवर्स जिनको पता तो है कि लोहड़ी मनाई जाती है, पर क्यों मनाई जाती है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। आप देखेंगे कि लोहड़ी का ये नाम बिगड़ा हुआ है। असली नाम क्या है? लोहे के हरि, लोहे का भगवान। अगर आप कोई गाड़ी या कोई लोहे का खरीदने जाते हैं, आप किस ग्रह का विचार करते हैं कि इस दिन नहीं खरीदना? शनि महाराज का। तो लोहे के भगवान कौन हुए? शनि महाराज। तो उस दिन क्या होता है कि आप ये देखिए कि उससे अगले दिन मकर संक्रांति होती है। संक्रांति हर महीने होती है, लेकिन मकर संक्रांति सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि मकर और कुंभ राशियां दो कॉन्स्टेंटली राशियां एक साथ एक दूसरे आगे पीछे हैं। तो सूर्य देव जो है हर महीने एक राशि चेंज करते हैं। अच्छा। तो 14 जनवरी को सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करने जाते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि ने क्या सोचा कि यार सूर्य और शनि देव के घर में जाके शत्रु क्षेत्रीय हो जाते हैं। मान लीजिए एक बहुत हट्टा कट्टा ताकतवर आदमी है, और वही अगेन बिना पासपोर्ट के अगर वो पाकिस्तान लाइन में पहुंच जाए, तो वो थोड़ा अपने आप को हेजिटेट या बहुत ज़्यादा डराव फील करेगा। तो सूर्यदेव की थोड़ी सी नेचर ऐसी हो जाती है। तो हमारे ऋषि मुनि ने इसका एक निष्कर्ष रिजल्ट निकाला कि मकर संक्रांति से जस्ट एक दिन पहले लोहे के हरि की पूजा कीजिए। अच्छा। ठीक है। अब आज की डेट में तो हर एक बंदा शनि या शनिचर बोल देता है, लेकिन आज से 20 साल पीछे चले जाएंगे तो शनि नाम लेना भी थोड़ा वो माना जाता था। जैसे आज की डेट में लोग कैंसर का नाम लेने से डरते हैं, ठीक है ना। उस टाइम पे तो फिर उन्होंने लोहे के हरि को करके ही उनको संबोधित किया। फिर उनकी पसंदीदा चीज़ें जो भी होती हैं, तिल, तेल, चावल, क्योंकि हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अंदर अग्नि को देवता का मुंह माना गया है, मुख। तो उसमें वो अर्घ दिया जाता है कि हे प्रभु, हम जो है आपके बालक हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, तो सूर्यदेव कल आपकी राशियों में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव जो हैं हमारे पिताओं जो दादाओं ने नाम कमा रखा है, उसके जो कारक हैं, हमारी स्किन, हमारी फसलें, बाल, आंखों की रोशनी, सारा कुछ सूर्यदेव से है। तो इनको किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई नुकसान ना हो, इनको शांतिपूर्वक अपनी राशियों से विचरण करने दें। इसीलिए हम अपने उनको अर्घ डालते हैं, तिल, तेल, चावल वगैरह, और बोलते हैं हे प्रभु। अब पंजाब में बोलते हैं ईसर आए, नॉट ईसर आए, ऐश्वर्य आए दरिद्र जाए, ऐसा उच्चारण करते हैं।
फिर अगले दिन जब सूर्य उदय होता है मकर संक्रांति को, तो सूर्य मकर राशि के अंदर प्रवेश कर चुका था, तो सूर्य शनि जी की पसंदीदा चीज़ खिचड़ी वगैरह फिर हम ब्राह्मणों को दान देते हैं। इस वजह से लोहड़ी और मकर संक्रांति का कॉन्सेप्ट आता है। अब आइए बैसाखी पे। अब जब सूर्य जनवरी में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो फरवरी में वो कुंभ में जाएंगे, मार्च में मीन में जाएंगे, और 14 अप्रैल को वो पहली राशि जो हमारा संवत, हमारा पूरा सर्कुलेट करके जाते हैं, 1 अप्रैल को हमारा संवत स्टार्ट हो जाता है। यानी कि सूर्य देव अपनी मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो उस दिन हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है। अब सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो मेष राशि के स्वामी है मंगल। तो मंगल जो है, दोनों एक अंगारक योग, वो भी गर्म ग्रह है, वो भी गर्म ग्रह है। तो उन दिनों में आपने देखा होगा ओले, आंधी, तूफान ज़्यादा आते हैं, बाकी साल में नहीं आते हैं, या तो सूर्य जब वृश्चिक राशि में हो। अदरवाइज जो ओले, तो उसमें क्या होता है, फसलें खराब होने का डर रहता है। तो क्योंकि संक्रांति के दिन को अशुभ माना गया है, कि जब सूर्य राशि प्रवेश करता हो तो वो दिन अशुभ माना जाएगा, उसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते। लेकिन कुछ लोग जो हैं बैसाखी वाले दिन, जो मेष संक्रांति है, उसमें शादियां कर लेते हैं। तो मेष संक्रांति जैसे होती है, उस दिन फिर हम क्या करते हैं, मेला मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। कि जैसे अब आजकल 31 दिसंबर की रात को मनाते हैं फर्स्ट, क्योंकि इंग्लिश में, लेकिन एक्चुअल में तो हमारा 14 अप्रैल को ही है ना जी। नहीं तो उस दिन वो करते हैं, अपना न्यू ईयर बना के अगले दिन जो है अपनी फसलों को सब कवर करना शुरू करते हैं, एक सेफ जगह पे रखना शुरू करते हैं, कि भाई ओले वगैरह पड़ के हमारी फसलें खराब ना हो जाएं। तो इस हिसाब से हमारा सर्कल चलता है। अब ये इसके लिए जो बिलीवर्स होंगे वो भी, उनको भी अच्छा लगेगा, और नॉन बिलीवर्स होंगे वो कहीं ना कहीं तो लॉजिक लगा के थोड़ा बहुत उनको अच्छा लगेगा कि भाई ऐसा होता है वाकई में ही। ये एक 2025 स्पेशल एपिसोड होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए आप बता दें कि 2025 सारी राशियों के लिए कैसा जाएगा। जी ज़रूर। एक्चुअल में क्या है, 2025 एक बहुत अच्छा साल है, जिसमें जैसे अभी देखिए, हमारे जब भी कोई कार्य होना होता है पृथ्वी पे, उस पे 2 ग्रहों का तो बहुत मेन महत्वपूर्ण रोल होता है। जो बृहस्पति देव हैं, जी। वो आशीर्वाद होते हैं, और जो शनि है वो समय होता है। आपने देखा होगा कि महाभारत का एक सीरियल आता था बी.आर. चोपड़ा जी का, उसमें एक पहिया घूम रहा होता था, मैं समय हूँ। ये समय कौन है? एक्चुअल में समय शनि ही है हमारी पृथ्वी अच्छा। के लिए। तो हाँ जी, जब हमारी पृथ्वी के 30 साल बीतते हैं, तब शनि का 1 साल बीतता है एक्चुअल में। जब हमारी पृथ्वी के 12 साल बीतते हैं, तो बृहस्पति का 1 साल बीतता है। हमारी यहाँ पे कोई भी घटना होने के लिए इन दोनों प्लैनेट्स को जरूर देखा जाता है। फिर उसके बाद आती है आप दशा, योग, ये ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं, या उसके साथ जो भी प्लैनेट्स की आपकी दशा चल रही है उनका कैसा संबंध है, तो उसके हिसाब से चलता है। जैसे मेष राशि वालों के लिए ये साल अच्छा रहेगा, थोड़ा टूरिंग भी हो सकती है उनकी, और अपना घर वगैरह बनाने का, या ऑफिशियल थोड़ा तरक्की होगी। और वृष राशि वाले जो हैं, उनके लिए ये साल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो सूर्य के आगे पीछे रहते हैं, 2 घर आगे या 2 घर पीछे, किसी भी कुंडली दें आप पूरी पृथ्वी पे, तो जब भी आप देखेंगे जहाँ पे सूर्य होगा उसके 1 या 2 घर आगे या 1-2 घर पीछे, या सूर्य के साथ ही शुक्र ग्रह बैठे होंगे। ऐसे ही बुध है, बुध 1 घर आगे या 1 घर पीछे रहेंगे। अच्छा। तो उनके लिए भी जैसे जैसे सूर्य की पोजीशन रहेगी, कई बार क्या होता है, प्लैनेट्स जो शुक्र और बुध हैं, ये जल्दी ऊंच नीच हो जाते हैं, अस्त भी हो जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। अब अस्त होने में क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा, शादी साया नहीं है। क्या साया होता है? ये साया क्या होता है मालूम है आपको? क्या इस बारे में नहीं पता होगा ना? तो साया होता है कि अगर बृहस्पति या शुक्र में से कोई भी प्लेनेट अगर सूर्य से इतना नजदीक चला जाए कि उसकी खुद की कोई वैल्यू ना, अस्त या वक्री हो जाए, तो उस टाइम हमारे यहाँ शुभ कार्य होने बंद हो जाते हैं। वो उसको बोलते हैं साया, कि सूर्य और शुक्र, सूर्य जो और बृहस्पति जो सॉरी शुक्र और बृहस्पति सूर्य से इतनी दूरी मेंटेन है कि उनकी खुद की रेसेस जो है पृथ्वी पे। तो टॉरस लगन के लिए जो लोग होंगे, उनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा हो सकती है, हेल्थ वाइज उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, डायबिटिक हो सकते हैं अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं हो। मिथुन राशि वाले भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और मिथुन राशि वाले भी अगर कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। कर्क राशि वाले थोड़ा सा परेशान रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा भी अपने ऊंच नीच होते रहते हैं, उनको भी हेल्थ वाइज ध्यान रखना चाहिए, और उनको अपनी आंखों का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि हमारे आंखों का जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है वो चंद्रमा और सूर्य से ही रिप्रेजेंट होता है। अच्छा। सिंह राशि के लिए जो सूर्य देवता हैं वो बहुत स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन शनि की पोजीशन ऐसी रहेगी कि इन लोगों को भी अपने घर बार या प्रॉपर्टी में कोई रिनोवेशन करना हो वो कर सकते हैं। और अगेन अपने हेयर का, अपनी स्किन का प्रॉब्लम भी जो अगर आ सकता है, इन लोगों को थोड़ा ध्यान रखें और अपने रिलेशंस को मेंटेन रखें, क्योंकि अग्रेसिव सिंह राशि वाले अग्रेसिव होते हैं थोड़ा सा। और सिंह राशि से बिल्कुल सामने ही कुंभ राशि पड़ती है, और शनि जो है सिंह राशि से अष्टक योग बनाएंगे अभी राशि चेंज करेंगे 29 मार्च को, तो वो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा ये साल, क्योंकि कन्या राशि के लिए जो शनि है वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। बृहस्पति की पोजीशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। बुध फिर वही आपको मैंने बताया कि जैसे सूर्य की पोजीशन होती है, बुध ऊंच नीचे अस्त वस्त वक्री होते रहते हैं, तो ये थोड़े जैसे ना अपने डिसीजन में डाइसी हो सकते हैं,
कन्या राशि वाले ना थोड़े से डाइसी हो जाते हैं, वो कई बार भाई अगर आपके साथ बैठे तो आपके जैसे, उनके साथ बैठे तो उनके जैसे हो जाते हैं। तुला राशि वाले थोड़े लिबरल होते हैं, वो भी एडजस्टमेंट नेचर के होते हैं, इनको भी एडजस्टमेंट नेचर अपने बॉसेस के साथ बना के रखनी चाहिए और इनको परफ्यूम वगैरह लगा के रखना चाहिए, सुंदर अट्रैक्टिव बन के रहना चाहिए, आपको नाखून लंबे नहीं करनी, बैठते समय पैर नहीं हिलाने, ठीक है जी। आप अच्छे चश्मे के फ्रेम्स यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा आपका साल रहेगा। और क्योंकि शनि वाला और ये साल भी सूर्य देव का, इस साल के राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं। अच्छा। अब थोड़ा राशियों के बारे से हट के मैं बता दूं राजा मंत्री कैसे डिसाइड होता है। जिस दिन चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा, पहला नवरात्र होता है मार्च अप्रैल का, उस दिन जो भी वार होगा उसका जो स्वामी होगा वो साल का राजा होगा। जिस दिन बैसाखी होती है उस दिन जो भी वार होगा उस साल का वो मंत्री होगा। इस बार दोनों बार सूर्य हैं, इसीलिए ठंड नहीं पड़ी। अच्छा जी, अरे सूर्य देव हैं, ठीक है जी। तो कभी भी राजा मंत्री से ही हम लोग सब चीज़, फसलें, घर बनाना, दूसरे देशों से रिलेशन, ये सब कुछ चैत्र देखते हैं। महीने का कौन सा? पहला दिन, फर्स्ट नवरात्रा, वो राजा होता है उस दिन का। जैसे मान लीजिए पहला नवरात्रा आज है, मार्च अप्रैल के जो नवरात्रे आते हैं उसमें जो आप मान लीजिए इतवार है, इस बार तो इतवार ही है तो सूर्य राजा हो गया। और बैसाखी वाला दिन मान लीजिए इस बार तो संडे ही है, इतवार ही संडे, तो भी और मंत्री अगर मान लीजिए मंगल होता तो मंत्री मंगल माना जाता। फिर उनके हिसाब से दालें फसलें कैसी होंगी, दूसरे देशों से। अब सूर्य एग्रेसिव है, गर्माहट है तो गर्माहट होती है तो भाव बनती है, भाव बनती है तो गैसें उगती हैं, गैसें होती है तो भूकंप आते हैं, ठीक है जी। भूकंप भी आया अभी आया। और भी आएंगे एक दो बार शायद, भगवान करे तो इस हमारे। बार बहुत गर्मी पड़ने वाली है। इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है जी। बात चल रही थी वृश्चिक, धनु राशि वाले बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। धनु राशि के लिए बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे लगभग मई के महीने में, तो उनके लिए फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा। गोल्ड खरीदना, गोल्ड पहनना नहीं खरीदना ज़्यादा बेटर रहेगा। कि पहनिए कोई बात नहीं, लेकिन कम पहन कर खरीद लीजिए, मतलब मेकिंग भी नहीं खरीदिए, मतलब आप बना बनाया ना खरीद के कुछ भी अपना वो कर सकते हैं कि आगे चल के एक बार गोल्ड डाउन आके फिर ऊपर जाएगा। अच्छा, ये भी होने की संभावना है, ठीक है। तो मीन धनु के बाद मकर राशि के लिए शनि फिर वो अपना मीन राशि में जाएंगे। अब यहाँ पे शनि जब मीन राशि में जाएंगे तो थोड़ा, शनि एक छाया प्लैनेट है और मीन राशि एक ठंडी राशि है, तो हो सकता है जब भी कभी बारिश पड़े तो बौछारों के साथ पड़े। अच्छा। हाँ जी, या बहुत कम पड़े, या तो बारिश पड़ रही है तो एक बार बौछारों के साथ पड़ रही है तो कम, क्योंकि जब भी बौछारों वाली बारिश आती है वो बहुत कम समय के लिए आती है, लेकिन एग्रेसिवली आती है, लेकिन फिर भी वो कम पड़ती है। मोस्ट प्रोबेबली सूखा पड़ने के चांसेस ना थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। मंगल से, शनि से, राहु से थोड़ा दिक्कत होती है। तो कुंभ राशि के लिए भी ये साल अच्छा ही रहेगा। कुंभ राशि वाले अपने प्लानिंग्स को, जो उन्होंने प्लानिंग कर रखी है उसको अपने टेबल पे लेके आए, क्योंकि कुंभ राशि रिप्रेजेंट करती है एयर। कुंभ एक मटका होता है, जितना उसमें भरोगे तभी आपको फल रहेगा। तो जो भी आपने प्लानिंग्स करी हैं वो आप अपने यथार्थ एग्जीक्यूट करें, उस पर अपने काम करने शुरू करें। और अपने जो भी मतलब दिल की बात है वो किसी से शेयर ना करें, जब आप कर लें तब बताएं कि ये हो गया जी। और मीन राशि के लिए तो शनि महाराज मीन राशि में आएंगे, तो वैसे ही उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा साल। मीन राशि वाले वैसे ही सौम्य स्वभाव के होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी में, पॉलिटिक्स में थोड़ा सा एंजॉय करें। अपने जो ऑफिस के अंदर है उसमें भी थोड़ा सा ये मतलब अपने ऑफिसर्स के साथ या उनके सीनियर जूनियर्स के साथ मेंटेन रखेंगे तो काफ़ी तरक्की करेंगे। ये रहेगा सबका। जब शनि की 7.5 आती है, और जैसे मुझे पता है कि मैं मेष राशि की हूँ और अब आने वाली है, तो उसका क्या मतलब होता है? 7.5 एक्चुअल में क्या होता है जी, मेष राशि का मतलब क्या हुआ कि आपको कैसे पता कि आपकी मेष राशि है। मैं बताता हूँ कि मेष राशि आपकी तो ही है अगर आपके जन्म समय में चंद्रमा मेष राशि में था। 7.5 कब आती है? जिस राशि में आपका चंद्रमा, आप अपनी कुंडली खुद ही खोल सकते हैं घर पे, उसमें देख लीजिए कि आपका चंद्रमा किस राशि में है। जब गोचर का शनि उस चंद्रमा से एक घर पीछे आएगा तो 7.5 स्टार्ट होगी। उस चंद्रमा के ऊपर जब मतलब 7.5 स्टार्ट होगी, पहला ढैया 2.5 साल शनि 30 महीने में एक राशि क्रॉस करते हैं, तो पहला ढैया 2.5 साल, 30 महीने 90 महीने होते हैं, 7.5 साल हो गए। तो पहला जो ढैया माना जाता है वो सर पे माना जाता है। आदमी अगर शनि अच्छा नहीं है, देखिए शनि बहुत अच्छे भी हैं, कई मिनिस्टर्स को, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को तो शायद 7.5 में वो प्रधानमंत्री बने 2 बार, तो बहुत अच्छे भी होते हैं। और शनि जो है, अब अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपको बहुत ऊपर ले जाते हैं, अगर डाउन है तो फिर प्रॉब्लम करते हैं। पहली 7.5 का, पहले आदमी की जिंदगी में मैक्सिमम 3 बार 7.5 आ सकती है। अच्छा। क्योंकि शनि एक साल एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो पूरा सर्कल वो 30 साल में कंप्लीट करेंगे। दूसरा सर्कल वो 60 साल में कंप्लीट होगा, तीसरा 90 साल में तक आदमी जाता ही नहीं, आजकल पोल्यूशन ही इतना हो गया है, ठीक है। तो पहली 7.5 माना जाता है दादा पे भारी होती है, दूसरी 7.5 होती है पापा पे भारी होती है, फादर पे, तीसरी 7.5 अपने आप पे स्वयं पे भारी होती है, अगर आप वहाँ तक हैं तो। अच्छा जी। और 7.5 के अंदर अगर आपका शनि अच्छा है
तो अच्छे फल देगा, अगर शनि आपका अच्छा नहीं है तो फिर अच्छे फल नहीं तो ये देगा। कैसे पता चलता ये है? तो कुंडली देख के पता चलता है जी। जब भी कोई जिसको भी वो तो एनालाइज करना पड़ेगा, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आप एनालाइज कराइए, फिर वो लोग आपको बताएंगे अगर आपका शनि अच्छा है तो वो और अच्छे फल कैसे दे, अगर आपका शनि है तो आपको बचाया कैसे जाए। फिर आप अपने उस एस्ट्रोलॉजर के साथ 3-3 4-4 महीने के बाद एक-एक करते रहिए, उनको बता दिए भी हमारा ये टाइम अच्छा गया। तो आपका जो एस्ट्रोलॉजर होगा आपको फिर जानने भी लग जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ भी ये बंदा मेरे पास आता है तो ये अगर इस प्लैनेट्स में तरक्की कर रहा है तो मुझे ये प्लैनेट्स अपने नोट्स में याद रखने हैं, इस ये तिथियां कि ये बंदा और तरक्की करे। अगर वो आपको नुकसान दे रहा है तो अपनी रेमेडीज़ वगैरह जो भी उनको उसमें होगी तो वो वहाँ से चेंज करके बचाएगा कि यार ये मेरे जो क्लाइंट हैं या जातक हैं जो भी हैं, इनको यहाँ नुकसान हो रहा है तो इनको मुझे बचाना है। चल प्रॉफिट ना हो तो कम से कम नुकसान भी ना हो, घर अच्छा चलता रहे। हम कॉन्वर्सेशन करते करते ग्रह और राशियों की बात कर ही रहे थे, मगर हमने राशियां सारी डिस्कस कर ली कि करीब करीब 2025 सबके लिए कैसा जाएगा, मगर ग्रहों का क्या इन्फ्लुएंस रहेगा अगर आप पहले ग्रह से लेकर नवग्रह तक सारा। देखिए प्लैनेट्स जो होते हैं, देखिए सूर्य चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते। वक्री का मतलब क्या होता है? वक्री मतलब रेट्रोग्रेड। आप ट्रेन में सफर करते हैं, हम्म आपको दूर के पेड़ ऐसे लगता है कि वो आपके साथ साथ आगे जा रहे हैं, जबकि वो हम्म जामती भ्रम बोलते हैं उसे। हम्म तो ये प्लैनेट सूर्य से इतनी दूरी कर लेते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये उल्टे चल रहे हैं, अच्छा। उसको वक्री बोलते हैं। हम्म और कई बार ये सूर्य के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि सूर्य की आगे इनकी कोई वैल्यू नहीं रह पाती, बहुत नज़दीक चले जाते हैं तो उसको अस्त अस्त बोलते हैं। बोलते हैं। ठीक है, तो कोई प्लैनेट उड़ता राहु केतु के एक्सेस में चला जाता है उसको पीड़ित बोलते हैं। उच्च का नीच का भी होता है इसमें कि कोई प्लैनेट उच्च का हुआ कोई नीच का हुआ, तो उसमें ये भी बोलते हैं कि देखना पड़ता है कि आपका कोई जिसकी दशा चल, कई लोगों का ऐसा होता है कि भाई कुंडली में इतने राजयोग दिख रहे हैं, इतने धन योग दिख रहे हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है, पता चला उस प्लैनेट की दशा चली जो नीच का है या राहु केतु के एक्सेस में, या वो दूसरे चार्ट्स में अपनी पावर खो रहा है। मतलब अगर किसी की कुंडली में राजयोग है मगर उसकी दशा अभी नहीं चल रही और दशा बाद में चलेगी तो वो जी, उसका दशा फायदा नहीं उठा पाएगा। फायदा नहीं उठा पाता, उसके लिए फिर रेमेडीज या अपने देखिए ग्रहों से ऊपर एक और चीज़ होती है, जी वो होते हैं प्रभु। आपने एक ओम जय जगदीश हरे आरती सुनी होगी बहुत डेफिनेटली। जी। तो उसमें एक लाइन आती है, तुम हो एक अगोचर गोचर। जी। सबके प्राणपति। प्राणपति। अगोचर क्या है? जिसको हम नहीं जानते। हम ग्रहों के गोचर को तो जान सके हमारे, लेकिन अगोचर का तो प्रभु ही जानता है कि उनको आप उनकी आप उपासना कीजिए। आपका कौन सा प्लेनेट डाउन है, मान लीजिए आपका चंद्रमा डाउन है, तो चंद्रमा कौन से भगवान के सर पे विराजमान है बताइए? शिव जी। तो चंद्रमा डाउन है तो शिव जी की पूजा करनी है। मंगल है तो मंगल को हम किस भगवान के बारे में ज़्यादा सोचते हैं? भाई आज मंगलवार है, हनुमान जी। हनुमान जी। बुधवार को गणेश जी, बृहस्पतिवार को विष्णु जी, शुक्रवार को पार्वती माता, या पहले संतोषी माता, उनके थोड़े नियम थोड़े टफ हैं इसलिए आज पार्वती माता। और शनिवार को फिर से शनि महाराज की आजकल करने लगे हैं, हनुमान जी या शिव जी की। और संडे के दिन जो सबसे मेन है सूर्य देव की, तो उनकी पूजा ऐसे करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये प्लेनेट बीटे तो यार इस देवता के चरणों में पड़ जाओ। और हनुमान जी तो वैसे ही आजकल बहुत आपको पता ही है, बढ़िया, उनके तो वो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान है। ऐसे हैं भोलेनाथ भी, लेकिन भोलेनाथ थोड़ा टाइम लगा दे तो बोलने बेटर। हनुमान जी की बिल्कुल आप पूजा कीजिए, उनको मीठा पानी चढ़ा देंगे ना बिना सुपारी के, क्योंकि हनुमान जी को टूटी हुई सुपारी नहीं चढ़ती। आपका कोई भी प्लेनेट खराब हो, उसी दिन आप जाके शाम को या सुबह जब भी आपको नहा धो के हनुमान जी को मीठा, प्रभु ये मेरी तरफ से भेंट है, मेरे पे ये कष्ट है, मैं तो आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाइए, बस ये रेमेडी होती है। तो अगर हम रेमेडीज की बात कर रहे हैं तो जैसे हमारे नवग्रह हैं उनकी अगर वो एक एक करके आप बता सको वो खराब हैं तो क्या क्या रेमेडीज होनी चाहिए? अगर देखिए सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छे एक एस्ट्रोलॉजर पे जाइए, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी कुंडली खुद थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको अगर दिखता है कि सूर्य अगर नीच का है, राहु केतु के एक्सेस में है, या बहुत ज़्यादा किसी ऐसे प्लैनेट्स के उसमें है कि वो प्लैनेट थोड़ा अच्छी राशियों अच्छे भावों से बिलोंग नहीं करता, तो आपको सूर्य देव को थोड़ा स्ट्रांग जल देना चाहिए। अब जल तो जरूरी देना चाहिए, लोटे में देना चाहिए। और आपको कुछ नहीं पता कि जल में क्या डालना है, आप अगर थोड़ा सा उसमें चीनी भी डाल लेंगे काफ़ी है, ये नहीं कि रोली कुमकुम ये वो कुछ नहीं, आप 2 दाने चीनी की डालिए, सूर्यदेव को जल दीजिए, सूर्य से बड़े। और सूर्यदेव को येलो कलर के करवीर के पुष्प जो बोलते हैं, तो येलो कलर के फूल होते हैं, वो सूर्यदेव को अर्पण करने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके घर के आसपास सूर्यदेव का मंदिर नहीं है तो सूर्यदेव तो आएंगे ही, और आपको लगता है कि आपकी बालकनी से कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर से नहीं नजर आती, तो आप वहाँ जिस तरफ से सूर्य निकलते हैं वहाँ छोटा दिया जलाइए देसी घी का। उस दिए के थोड़ा पहले आप उस जल को दीजिए, क्योंकि दीपक और सूर्य एक ही चीज़ है। अच्छा। ठीक है। ऐसे ही चंद्रमा होता है, चंद्रमा अगर आपको लगता है कि ऐसे ही पीड़ित है उच्च नीच का या राहु केतु के एक्सेस में, तो स्किन प्रॉब्लम आ जाती है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम आ जाती है। जिनका चंद्रमा ही पीड़ित हो गया वो डिसीजन मेकिंग कैसे कर लेगा, क्योंकि डिसीजन हमारा मन तो चंद्रमा से ही है ना जी। तो ऐसे लोगों को भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो उनके सर पे विराजमान है, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ। अच्छा। तो शिव जी को दूध चढ़ाना चाहिए। आप
नहीं भी कर सकते, आप पे कर्जा आ गया तो आप गन्ने का जूस चढ़ा सकते हैं। आपको लगता है कि भाई नहीं, तो आप शिव जी को नॉर्मल मंदिर से ही जल लेके जल चढ़ा दीजिए बस। अच्छा। ठीक है जी। ऐसे ही मंगल के लिए हनुमान जी को आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। देखिए कुछ आजकल क्या है कि हमारे यहाँ ना, मैं कई सालों से मैं भी देख रहा हूँ तो कि वो बदाना बूंदी जो है वही चढ़ाते जाते हैं। ऐसा ना कीजिए, आप हमेशा कुछ ना कुछ चेंज कीजिए, और बांटना ही तो है। अच्छा है जितने मुंह को लगेगा। तो जैसे आप किसी मंदिर में कुछ बांटने जा रहे हैं और सबको पता है कि बूंदी ज़्यादातर बांटी जाती है, आप कुछ एक्स्ट्रा लेके जाइए, तो जो बंदा आपसे प्रसाद लेगा वो अलग से उसको एक उसके मन से ना एक पॉजिटिव वाइब्स निकलेगी जो आपके भाग्य में जुड़ेगी। कभी आप लड्डू ले जाइए, कभी फ्रूट्स ही ले जाइए, कभी टॉफ़ियाँ ले जाइए, कभी बूंदी चढ़ाइए। प्रसाद चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ा दीजिए सात्विक तरीके से। ऐसी बुध के लिए आप दुर्वा, जैसे आप मोदक वगैरह हैं, लेकिन उससे भी एक अच्छी चीज़ होती है जावित्री भिगो के। आप मंगलवार को शाम को जावित्री भिगोइए, बुधवार को अपने ही घर में गणेश जी के चरणों में रख दीजिए। ठीक है। जब वो जावित्री सूख जाएगी उसको अपने चाय या दूध में उबाल कर अपने घर वालों के साथ बिल्कुल पीजिए। आपका बुध ऐसे स्ट्रांग हो जाएगा, लोग आपके पास बैठना पसंद करेंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करना, आपको आपसे अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे। मरकरी, क्योंकि आपकी वाणी में इतनी मिठास आ जाएगी, मरकरी से है वो। लेकिन इन लोगों को अपनी हेल्थ कंट्रोल रखनी चाहिए, फैट ना गेन हो। और उसके बाद आपके गुरु आ जाते हैं। गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप अपने पिताजी को ही प्रणाम कर लें, ताऊ जी को प्रणाम कर लें, अपने बड़े भाई को, अगर लड़की हैं तो नमस्ते भैया कैसे हो, थोड़ा ऐसे पूछ लें। अगर आपका बड़ा भाई, आपके पिता, आपके चाचा, ताऊ, आपके गुरु, आपका ब्राह्मण, आपके पूर्वज, उनको कभी ना कोसें जब अगर आपका बृहस्पति नीचे। और आपके जितने भी देवी देवता हैं सबका आदर सत्कार, वनस्पति का आदर सत्कार कीजिए, तो उससे बृहस्पति बड़े प्रसन्न होते हैं। बैल को पानी पिलाइए, सांड को पानी, गौशाला में पानी पिला दीजिए, तो उससे ब्राह्मणों को हल्दी डोनेट कर सकते हैं, या हल्दी डोनेट ना बोलकर अर्पण कर, भाई आपको उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। आप अपने बड़े जैसे घर के लोग हैं, उनकी मैरिज एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, उनको वस्त्र जो नीला व काला ना हो उपहार स्वरूप दे सकते हैं, तौलिया व कंबल भी ना हो। तो बृहस्पति आपका इतनी जल्दी प्रसन्न हो, गुरु सबसे जल्दी प्रसन्न होता है। गुरु है ना, कि गुरु के अंदर माफ करने की सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है। और जिसका बृहस्पति प्रसन्न, जिसका गुरु ही प्रसन्न हो गया, बस उसकी तो जिंदगी अपने आप बन गई। फिर शुक्र के लिए क्या होता है कि अगर आपका शुक्र आपको खराब लगता है कि भाई मेरी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है, और उस केस में आप अपनी सिस्टर को, अपनी मम्मी को, आपकी बेटी को, बहन को, ठीक है, आप अपनी जो टीचर हों, जो फीमेल हों, उनको कोई वस्त्र उपहार, मैडम आपका बर्थडे या मेरा कुछ है, उनको कुछ उपहार स्वरूप देने से तो आपका शुक्र बहुत प्रसन्न होता है। पार्वती माता की पूजा करने से शुक्र प्रसन्न होते हैं। परफ्यूम लगाने से, परफ्यूम किसी को देना नहीं है, परफ्यूम से थोड़ा, क्योंकि आप सुगंध जो है ना वो भगवान को ही अर्पण कर सकते हो। अच्छा। और इसके साथ साथ आप शुक्र के लिए बच्चों के अंदर भी फिर वही जैसे बृहस्पति के लिए है कि वो जल्दी प्रसन्न है, शुक्र भी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वो ये है कि शुक्र थोड़े नेगेटिव एनर्जियों के भी मालिक हैं, क्योंकि संजीवनी के भगवान तो शुक्र ही है ना। बृहस्पति शुक्र देवता को अपनी राशियों में उच्च का व मित्र का स्थान देते हैं। ऐसा क्यों? नेचर, क्योंकि वो देव गुरु हैं, वो तो उनको उच्च का, भाई ये भी गुरु है मैं भी गुरु हूँ, तो देव गुरु जैसे काम करते हैं। मीन राशि में बृहस्पति उच्च के होंगे, जबकि शुक्र की वृष और तुला राशि में बृहस्पति शत्रु क्षेत्री कहलाए जाएंगे। तो इस वजह से फिर बृहस्पति के लिए आपको मैंने बता दिया, शुक्र के लिए बताया। आप शनि के लिए क्या होता है कि शनि के लिए आप अपने जो पुराने वस्त्र होते हैं वो भी अगर किसी गरीबों में बांट दें, हनुमान जी को जय माता दी या जय श्री राम लिखा हुआ झंडा अर्पण करने से, मीठा पान चढ़ाने से ये प्रसन्न होते हैं। अब बहुत जल्दी शनि महाराज नाराज भी जल्दी होते हैं, प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं। तो शनि महाराज के दिन जैसे आप उड़द वगैरह, सरसों का तेल, शायद लोहे का कटोरा एक परमानेंट घर रखिए। शनि महाराज अगर आपकी कुंडली में पीड़ित हैं या प्रसन्न हैं, तो भी दोनों कंडीशन में सरसों के तेल के अंदर अपना चेहरा देख के, दांत देख के, आपके घर के आसपास डकौत आता हो तो डकौत के दे दो, नहीं तो अगर आपके घर के आसपास कोई शनि मंदिर हो तो वहाँ पे जाके आप शनि जी पे अर्पण कर दीजिए। उससे शनि महाराज बड़े आसानी से प्रसन्न होते हैं। राहु देवता हनुमान जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। आप अगर आपके घर में बॉक्स बेड है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, उसको मत वहाँ से दूर रखिए। राहु को प्रसन्न रखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक आजकल जो चल रहा है इससे दूर रहना चाहिए। अगर आप सो भी रहे हैं तो मोबाइल आप अपना 5 फुट दूर रखिए, और अंधेरे में मोबाइल, टीवी, लैपटॉप को अवॉइड कीजिए। तो ये आप राहु को प्रसन्न करने के लिए आपको हनुमान जी के ही चरणों में जाना था। आप मछलियों को दाना डाल सकते हैं जैसे, ठीक है, और किसी भी चिड़ियों को या जानवरों को कुछ भी खाने की चीज़ जो है, कभी भी कोई देखना नहीं है कि वार या कुछ है, कभी भी डालिए, राहु अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा। केतु को प्रसन्न करने के लिए ऐसे गरीब लोग
जिनके पैरों में बच्चे होते हैं, कई बार आपने देखा होता है, उनको अपनी गाड़ी में 10-10 20-20 रुपए की चप्पलें आती है रबड़ की। केतु को प्रसन्न करने के लिए चप्पलें दे दीजिए। और आप केतु को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान काम है, अगर आपके कान छिदे हुए हैं तो समझ लीजिए केतु वैसे ही आपसे कर्ण छेदन से ही केतु प्रसन्न हो जाता है। केतु की दशा आ रही हो, केतु पीड़ित हो, अच्छा। खड़ाऊं अर्पण कर दीजिए हनुमान जी को। आप अपने मंदिर में जो आपका ब्राह्मण हो घर के आसपास, उस ब्राह्मण को खड़ाऊं वैसे ही अर्पण कर दीजिए उसके पैर के साइज की, तो केतु प्रसन्न हो जाएंगे। तो बहुत आसान काम है। आप अपने नेचर अपना खुद ही, भाई हमारे पुराने ज़माने में क्या होता था कि बड़े बुड्ढों को पता होता था भाई ये दिन है, एकादशी को चावल नहीं खाना है, उस दिन ये नहीं करना, उस दिन वो नहीं करना। तो सारा कुछ आपको उस हिसाब से चलेंगे तो आपकी जो ऑरा है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको कोई पीड़ा करेगी होएगी ही नहीं कोई भी। ये तो आपने सारा बता दिया कि प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें जो नीच में चल रहे हैं, तो ये बहुत बेहतरीन था। मगर मुझे ये भी जानना है कि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, क्योंकि हम अपने ऑनलाइन ही बर्थ चार्ट जनरेट कर लेते हैं। तो ये जब मैं रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक के ऊपर, तो मैंने देखा कि अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वहाँ पे सारे कपल्स या फिर बच्चे अपनी कुंडली खुद ही मिला लेते हैं, हाँ, बर्थ चार्ट जनरेट करके। तो उस पर आपका क्या टेक है? देखिए मैं बताऊँ आपको, आजकल की जनरेशन पढ़ी लिखी है, तो वो जैसे कोई रिश्ता आया तो, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं कि वो खुद ही अभी आपके इतने गुण मिलते हैं, भाई गुण तो आप 8वें 9वें नंबर पे मिला सकते हैं, आप गुणों को आप वैल्यू ना दीजिए। क्योंकि देखिए कंप्यूटर या नेट आपको ये तो बता देगा आपके इतने गुण मिलते हैं, मान लीजिए, और जो गुण नहीं मिले उनका क्या दुष्प्रभाव रहेगा आपकी ज़िंदगी पे, ये तो कंप्यूटर नहीं बता सकता। भाई मिल गए उसका पता, चलो ठीक है, आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो मिल गए। जो नहीं मिले उसका क्या साइड इफेक्ट रहेगा, ये भी तो देखना है ना आपको, दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर उसके अलावा गुण मैंने बोला अभी 8वें या 9वें नंबर पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लड़की की कुंडली में, देखिए हमारे जो ऋषि मुनि लिख के गए हैं उसके आधार पर, जो हमारी बुक्स में है, हमारे ग्रंथों में है, कि विडो योग नहीं होना चाहिए लड़की की कुंडली में सबसे पहले। ऐसे ही लड़के की कुंडली में विडोवर योग नहीं होना चाहिए। समझते हैं ना कि भाई पता चला शादी हुई, लड़का ही, अभी मेरे पास थोड़े दिन पहले हुआ था कि भाई हमारी बेटे की शादी हुई थी, लव मैरिज करके आया, लड़की काम पे जा रही थी, स्कूटी पे एक्सीडेंट होकर मर गई। ऐसे ही मेरे पास एक चंडीगढ़ में भी केस है, बच्चा हुआ, बच्चा अभी मेरे ख्याल से मदर लीव पे थी, मदर लीव जिस दिन खत्म हुई है उसके दूसरे 5वें दिन ही वो वापस, और सरकारी टीचर थी, वो वापस आ रही थी स्कूटी पे, डंपर ने टक्कर मार दी, मर गई। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, आपको कुंडली मैचिंग के टाइम पे ध्यान देनी पड़ती हैं। आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर पे जाके अपनी कुंडली मिलवाइए, नेट पे विश्वास नहीं कीजिए। फिर विडो योग के बाद देखिए क्या होता है कि दोनों की आयु को कोई दशा ऐसी तो नहीं आ रही है कि किसी को कोई तबीयत ऐसी ऊपर नीचे हो जाए। दोनों की कुंडली में धन योग जो है वो देखने चाहिए कि मान लीजिए लड़का, आजकल क्या है, लड़का लड़की दोनों वर्किंग होते हैं। अगर वो वर्किंग है तो देखिए कि जिस टाइम पे लड़के की धन योग नहीं बन रहे उस टाइम पे लड़के के धन योग हैं क्या, कि एक घर पे बैठ गया या एक की नौकरी चली गई, किसी कारणवश वो स्वास्थ्य खराब हो गया, कुछ भी, तो उस टाइम लड़की वर्किंग हो, घर प्रॉपर चलता रहे। ऐसे ही जब लड़की का ना हो लड़के का हो, दोनों का है तो बहुत अच्छी बात है। दोनों का ही चला गया तो फिर कैसे करेंगे। दोनों के राजयोग, दोनों की कुंडली में बांझ योग के भी बारे में बताया गया हमारे ग्रंथों में। दोनों की कुंडली के अंदर कोई सास पे या ससुर पे, जेठ पे या जेठानी पे, देवर देवरानी पे, या लड़की जैसे लड़की है ऐसे ही लड़का अपने सास ससुर पे, साले साली पे भारी तो नहीं है। अब आप देखिए छोटा सा एक चीज़ है, जो ज्येष्ठा नक्षत्र की लड़की होती है ना, उसकी शादी आप, हमारे ग्रंथों में तो ये कहा गया कि भाई उससे कीजिए जिसका कोई बड़ा भाई ना हो। अच्छा। बहन बेशक हो, ज्येष्ठा नक्षत्र जेठ पे भारी होती है, थोड़ा ऐसा कहा गया है, तो मैं इसको वो नहीं करता। तो इसके अलावा आपको ये देखना चाहिए कि दोनों का करेक्टर कैसा है। D30 से पता चलता है, चार्ट 30 से करेक्टर कैसा है दोनों के, मतलब वाणी आपस के रिलेशन कैसे रहेंगे, बच्चे कैसे होंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मांगलिक विचार किया जाता है। अब मांगलिक ट्रेंड में है कि हाँ भाई मांगलिक सबको पता है, पूरे एक सबसे ज़्यादा फेमस है। शादी मांगलिक से ही होती हाँ है जी बिल्कुल। और मांगलिक होते क्यों हैं? देखिए मांगलिक में आपको टू बी फ्रेंकली, मांगलिक ना हमारी अंदर की शारीरिक क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल जिसे कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी, तो उसमें अगर नॉन मांगलिक होता है उसमें थोड़ी पावर थोड़ी कम होती है, तो मांगलिक जो होता है उसमें थोड़ी ज़्यादा होती है फिजिकल में, जैसे आपको बताऊं। तो उसमें ये देखना होता है कि भाई मांगलिक की सेटिस्फेक्शन लेवल दोनों का बराबर होना चाहिए। ऐसे ही नॉन मांगलिक अब एक मांगलिक एक नॉन मांगलिक है, उस केस में क्या होता है, लड़की तो थोड़ा सा सर्वाइव कर जाती है क्योंकि सांस्कृतिक देश है हमारा, बाहर के देशों में होते हो तो डाइवोर्स ही ले लेते हैं कि भाई ये मुझे फिजिकली नहीं पा रहा, तो आप मैं नहीं रहा। हमारे यहाँ क्या होता है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे लोग ना घुटना अंदर अंदर शुरू हो जाते हैं, लड़की सर्वाइव कर, लड़का उस कंडीशन में वो दोस्तों को भी शेयर नहीं कर पाएगा या किसी को भी नहीं बोल पाएगा, तो वो मरना
मर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके। इस वजह से मांगलिक विचार बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मांगलिक बहुत कम केसेस में होता है, क्योंकि मंगल दोष के कटान ही इतने दिए गए हमारे ऋषि मुनियों ने कि मंगल उच्च का हो, नीच का हो, अस्त हो, वक्री हो, बृहस्पति की दृष्टि में हो, शनि राहु केतु के साथ बैठा हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि मांगलिक नॉन मांगलिक जो है कटान हो जाते हैं। आपने बहुत सारी बातें की। अब यहाँ पे मैंने एक बहुत ही न्यूट्रल माइंडसेट से लेकर एक बिलीवर के माइंडसेट से ये सारी बातें सुनी और समझी, मगर अगर कोई एक नॉन बिलीवर माइंडसेट से मैं आपकी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करूँ तो वो ये होगा कि कोई लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो लोग सरदारों में होता है, जैसे वो लोग कुंडलियाँ नहीं मिलवाते हैं, या फिर जब लव मैरिज हो रही होती है किसी की, तो दो लोग कुंडली मिलवाते हैं और उनकी कुंडली मैच नहीं होती है, तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि कुंडली कैसे डिफ़ाइन करती है कि हम आगे जाके अच्छे से बिताएंगे या नहीं, या फिर जब कुंडली हम दो लोगों की मिलवाते हैं और सब कुछ मैच अच्छा हो जाता है, सब कुछ मैच होकर ही आगे बढ़ा है, बट फिर भी ऐसा होता है कि उन लोगों की नहीं बनी, तो ऐसा क्यों होता है? इसकी बहुत अच्छी बात है। देखिए, फिर अभी जो हमारा गुण मिलाने का गुण 36 मिलते हैं। अब ये 36 गुण कैसे होते हैं? वर्ण 1 नंबर 1 गुण, वश्य 2, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, जैसे ये सीक्वेंस है ना, 8 चीजें हैं ये, वर्ण, वश्य, तारा, योनि, नाड़ी बुकुट, गण बुकुट और नाड़ी। हम्म। अब ये 8 चीजें, 8 के 8 पॉइंट होते हैं, एक का 1 पॉइंट, दूसरे वाले का 2 पॉइंट, ये जोड़ेंगे तो ये 36 हो जाएंगे। अच्छा। अब उसके अंदर क्या होता है, जैसे सरदारों में आपने बोला या किसी भी रिलीजन में कुंडली मैच नहीं करते, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि पहले तो आपके परिवार या उस जनरेशन को आप जान रहे होते हैं कि यार अगर शादी करने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि भाई ये इसके फादर ये थे, उसके फादर उसके ऊपर ऊपर, ऐसे 2-3 पीढ़ियों को वो जानते होते हैं। तो वो कई बार इस कंडीशन में हो जाता है। लेकिन अब इस कंडीशन में अगर मान लीजिए कोई लव मैरिज हो रही है या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप रिश्ता आ रहा है, तो उस कंडीशन में तो भाई बहुत रिस्क होता है, आपको लेना ही पड़ेगा। और मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास ऐसे क्लाइंट बहुत आते हैं कि ऐसे ही शादी हुई है सरदारों में भी या किसी और रिलीजन में, मुस्लिम्स में या कुछ में, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है जी। और अच्छा हुआ अगर बाई ने, जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम होती है, हो सकता है कि उनकी कुंडली नहीं है और मैचिंग हुई हो, लेकिन वो बाई लक उनकी चल रही है, बढ़िया चलती है, तो चलती भी बहुत बढ़िया है। अब मुझे ये पूछना है आपसे कि नज़र सच में रियल होती है? हाँ जी, नज़र बहुत होती है जी, बिल्कुल होती है नज़र। कैसे तो पता लगता है कि नज़र लग देखिए, गई है? ऑरा वीक हो जाएगा आपका, हेल्थ डाउन होनी शुरू हो जाएगी। नज़र तो बहुत सारी चीज़ होती है, नज़र उतारनी चाहिए बिल्कुल। आप उनको नज़र नहीं भी लगी तो भी उतारनी चाहिए आपको। मतलब ये कैसे पता चलेगा अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ घट रहा है कि वो नज़र लगी है या फिर वो हमारा प्लैनेट्स की हम असर है हम? देखिए, नज़र आपको तभी लगेगी जब आपके प्लैनेट्स वीक होंगे। जब आपके प्लैनेट्स ही स्ट्रॉन्ग, अब मोदी जी को नज़र तो नहीं लगेगी, ठीक है? अंबानियों को नज़र क्यों नहीं अंबानी जी को लगती? किसी को नज़र नहीं लगती, किसी को, मतलब आप अगर मेरा ग्रह स्ट्रॉन्ग चल रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग, हमें भी नहीं लगेगी। नज़र उसी को लगेगी जिसका ऑलरेडी प्लैनेट कोई ना कोई, जिसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो अगर डाउन है, उसकी कुंडली में पीड़ित है, तो ही नज़र लगने की संभावना होती है। उसमें जो कहा गया है कि भाई जो भी जिस प्लैनेट की अगर कुंडली देख के पता चलता तो प्लैटिंग के अकॉर्डिंग आप नज़र उतार लीजिए, नहीं तो आप मिर्ची नींबू जो भी हमारे पुराने ज़माने के ट्रेडिशन है उस हिसाब से उतार सकते हैं। नमक से भी? बिल्कुल, नमक से भी। अब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो जाते जाते मुझे आपसे ना ये ज़रूर पूछना है, आपने रेमेडीज़ की बात की थी और उन रेमेडीज़ में हम यंत्रों के बारे में पूछना भूल गई। जैसे काफ़ी सारे जेम स्टोन्स होते हैं या रुद्राक्ष होते हैं, तो कैसे पता करते हैं कि कौन सा स्टोन कब पहनना चाहिए, कितने समय के लिए पहनना चाहिए? देखिए जी, यंत्रों की बात तो ये रहेगी कि यंत्र तो आपको अपने कुंडली में ईष्ट देव देखना है, उसके हिसाब से जो भी ईष्ट देवता के से सुप्रीम पावर है, उनके यंत्र आपको विधिवत ब्राह्मणों से ही अपने यहाँ स्थापित करवा के उनकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, पहले तो ये बता दो कि इष्ट देव कैसे पता करते ईष्ट हैं? देव आपके भाग्यस्थान से पता चल जाएंगे जी, लग्नेश और भाग्यस्थान दोनों बता देंगे आपके ईष्ट देव क्या है बस। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि इष्ट देव वो होते हैं जो आपके परिवार पूरा पूजते आए हैं, जिनको। वो आपके कुलदेव होते हैं, कुलदेवी, कुलदेवता। अच्छा, ईष्ट आपकी कुंडली में आपका ईष्ट देव अलग रहेगा। सबका इष्ट देव अलग होता सबके है? अलग होते हैं, मतलब मैच भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सबका ही अलग ही होगा। जैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, सबके अलग होते हैं, ऐसे नहीं। ईष्टदेव कई लोगों के एक हो सकते हैं। और यंत्र आपको उनके अगर रखने हैं तो आपको किसी पंडित से ही उनकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा, पूरी स्थापना करा के, शुद्धि करा के, तब अपने घर में उसकी पूजा उपासना करनी चाहिए। और जो रिंग्स पहनते हैं लोग? जो रिंग्स पहनते हैं, देखिए उसके लिए अलग अलग होता है कि आपको आपके अगर जैसे किसी अच्छे ग्रह, कोई आपकी कुंडली में जो अच्छा ग्रह है, उस ग्रह की आपको धारण करने चाहिए। जो ग्रह बुरा है, डाउन है, किसी कारणवश पीड़ित है, उसके आपको दान करने चाहिए। जो पहले ही आपको परेशान कर रहा है, उसको आप क्यों अपने पास रखेंगे, आप उसको क्यों मजबूत करेंगे? जो खराब है उसके दान कर दो, जो अच्छा है उसको धारण कर लो। जैसे आपको मान लो आपका सूर्य अच्छा है,
तो माणिक पहन लीजिए, पर माणिक भी तो अगर उसकी दशा दिशा हो, तो ये नहीं कि सूर्य अच्छा तो माणिक परमानेंट पूरी जिंदगी। कोई भी स्टोन पूरी जिंदगी नहीं होता सिवाय डायमंड के। अच्छा। ठीक है जी। डायमंड के अलावा कोई भी स्टोन आप पूरी जिंदगी नहीं पहनना चाहिए। जो आपको दशा दिशा हो, डायमंड आप कभी भी पहन लो, नो प्रॉब्लम। सुच्चा मोती भी नहीं पहनना चाहिए। सुच्चा मोती लोग गुस्से को ठंडा करता है, कोई ऐसी कोई वो नहीं है। गुस्सा तो आपको गुस्सा प्लैनेट्स की वजह से आता है। सुच्चा मोती ये है कि आपको बैलेंस कर देता थोड़ा सा, इस वजह से होता है। और सूर्य के लिए माणिक होता है। सूर्य के बाद जैसे हमारे वार होते हैं, सोमवार मंगलवार, उसके सोम चंद्रमा का नाम है, तो वो चंद्रमा के लिए सुच्चा मोती होता है। उसके बाद मंगलवार है, उसके लिए आपका मूंगा। अच्छा। और बुध के लिए पन्ना, गुरु के लिए पुखराज, शुक्र के लिए डायमंड, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गुमेद, केतु के लिए लहसुनिया। ये होता है। अब आपकी कुंडली के अंदर देखिए, राहु केतु के लिए भी प्लैनेट वो स्टोन्स हैं, लेकिन देखना होता है कि राहु केतु आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं। ठीक है, उसके वो आप अपने एस्ट्रोलॉजर से, जैसे भी जो ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे ही कंसल्ट करके पहनने चाहिए। कुछ लोग लोहे का छल्ला पहन लेते हैं, कुछ लोग कॉपर की वो छल्ला पहन लेते हैं। तो ये भी आपको ऐसे ही नहीं पहनना चाहिए। अगर आपको लोहे का छल्ला पहनना है, अब मैंने कई लोगों को, आप देखिए 10 में से 6 लोगों के लोहे का छल्ला सूर्य की उंगली में पहना होता है। तो जब सूर्य को आप लोहे का छल्ला पहनाओगे तो फिर कहाँ से आप सक्सेस हो जाएंगे या सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। और लोहे का छल्ला आपको शनि की उंगली में पहनना चाहिए, और पहनना भी है कि नहीं पहनना है ये भी देखना चाहिए। अब आजकल एक ट्रेंड चला है, कुछ लोग अंगूठे में एक पहनने लग गए हैं फिल्म स्टार्स को देख के। अंगूठा हमेशा आपको खाली छोड़ना चाहिए, ये आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा जी, इसको खाली रखना चाहिए। तो सूर्य की उंगली कौन सी होती है? देखिए, सबसे उंगलियां हमारी ऐसे होती हैं, जो सबसे छोटी उंगली होती है ये बुध की होती है। ठीक है। उसके बाद वाली सूर्य देव की होती है। उसके बाद वाली जो सबसे बड़ी लंबी वाली उंगली होती है वो शनि देवता की होती है, और ये बृहस्पति देव की होती है। और शुक्र के लिए और मंगल के लिए भी सूर्य देव ही वो होते हैं। और गोमेद और लहसुनिया भी आपको इन्हीं हाथों में पहनना चाहिए। सच्चा मोती आपको इसमें पहनना चाहिए कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठक। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। मुझे ना आपसे एक सवाल पूछना है कि आज के युग और दौर में हमारे पास एस्ट्रोलॉजी का एक्सेस बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है जी। और इंटरनेट पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोफेशंस। मगर ये कैसे पता चलाएं, ये कैसे पता लगाएं कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर सच में सही है, सात्विक है और हमारे लिए बेहतर है? एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही होता है जी, जो चाहेगा कि आप तरक्की करें। अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर डरा रहा है, भाई तुम्हारा तो ये खराब होने वाला ही है, इट मीन्स कि वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं है। अगर एक एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि भाई आपका थोड़ा सा समय ठीक नहीं है, आपको ये उपाय करने हैं, ये कर लेना, तो आप जजमेंट कर सकते हैं। अगर उसने आपको डरा दिया, तुम्हारा तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारा तो वो हो जाएगा, उल्टा सीधा, तो समझ लीजिए वो आपसे उसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं, वो सिर्फ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, आर्थिक उससे ही आपसे वो कम्युनिकेट कर रहा है। अच्छा एस्ट्रोलॉजर कभी आपको डराएगा नहीं। हमने अपनी इतनी अपनी वर्क करी, मैंने कोई भी आपको डराने वाली बात ही नहीं। किसी का खराब है आपने दान करने हैं, किसी का अच्छा है तो आपने धारण करना है बस। और आपको हंस बनना है कि आप अच्छे अच्छे दूध पीजिए, पानी छोड़ दीजिए बस। आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा जी आपकी ऑडियंस को कि अगर आपके टाइम ठीक चल रहा है, आप अपने देवी देवताओं की पूजा कीजिए और अपने बड़ों का आशीर्वाद रखिए। और अगर आपको लगता है कि आपका थोड़ा जितना आप डिज़र्व करते हैं उतना नहीं हो पा रहा है, तब आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपने बारे में पता कीजिए। हो सकता है वो आपकी कोई ऐसी कमज़ोरी को पकड़ लें जिसके बारे में वो आपको गाइड कर सकें, तो आपको और अच्छा हो। बहुत बहुत खूबसूरत। ये मेरी पहली ऑकल्ट कॉन्वर्सेशन तो नहीं है, बट ये पहली एस्ट्रोलॉजी कॉन्वर्सेशन है। मुझे बहुत मज़ा आया, मैं और आशा करती हूँ कि ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आया होगा। एंड थैंक यू सो मच सर, आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू। ऑलराइट दोस्तों, अगर आपने ये कॉन्वर्सेशन यहाँ तक सुनी है तो आशा करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आई हो। वेल, दिस वाज आवर वेरी फर्स्ट एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट ऑन आवर चैनल होकस पोकस विद आंचल। इसके साथ साथ हम एक ऑकल्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पर हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की, तंत्र की और ना जाने कितने ऑकल्ट रिलेटेड टॉपिक्स। सो स्टे ट्यून फॉर द सीरीज एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल आंचल राजकुमार। आप हमारे होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आप शॉर्ट्स एंड क्लिप्स देखेंगे इसी कंटेंट का। इफ़ यू वांट टू कंज्यूम in crisp manner, please subscribe to that channel as well, and I will see you again on every Thursday 8:30 p.m.